नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से दिए हुए ज्योतिष की कुछ बातें, कुछ अध्यात्म की बातें और उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कि आपने हमें जीवन दिया और जीवन में ज़रूरत की हर चीज़ दी। हे परमपिता परमात्मा, हम सब आपके आभारी हैं। आप वो एक वैज्ञानिक शक्ति हैं जिसे कोई नहीं समझ सका, हम क्या समझेंगे। एक वो गीत में सुनता होता था, ऋषि मुनि सब थक गए तोड़ ना पाया पार। शायद पंजाबी भाषा में था, जो प्रभु तेरा बन गया उसका बेड़ा पार। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपका धन्यवादी हूँ। आप मुझे सुनते हैं, लाइक्स देते हैं, थोड़े बहुत कमेंट्स भी आ जाते हैं। जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको अकस्मात धन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ कि कई लोगों को बैठे बैठे पैसे मिल जाते हैं। होता बहुत कम है। ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो हर एक के साथ घट रही हो, हजारों में कोई एक, शायद इससे भी ज़्यादा। अब मैं इसके आपको दो कारण बताता हूँ और कारण भी बताता चला जाऊंगा कि ये कुंडली में क्या स्थिति हो ग्रहों की। एक ग्रह की स्थिति पहले लेता हूं मैं आपको, उस पर चर्चा करता हूं, फिर दूसरे की लेता हूं। पहली बात यह है, ये अष्टम का बृहस्पति, 8वें घर का बृहस्पति। अष्टम घर को तो वैसे हमने ये समझ रखा है ना कि ये कोई इतना मूल्यवान नहीं है, लेकिन ये बड़ा मूल्यवान है। 8वां घर महत्वपूर्ण, क्योंकि इसकी जो 3 दृष्टियां पड़ रही हैं वो अति महत्वपूर्ण है। 12वें घर पर, दूसरे घर पर और सुख स्थान चौथे घर पर अष्टम से दृष्टि पड़ना, यानी कि ऐसा आदमी जो कुछ कर रहा है उसका उसके पिछले जन्मों से भी कोई संबंध है, क्योंकि अष्टम घर पिछले जन्मों से भी रिलेट कर जाता है, 5वां भी कर जाता है। आप देखते हैं, मैंने कईयों की ऐसी कुंडलियां देखी जिनका 8वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है और आज वो फिल्म इंडस्ट्री में लगा लो, कहीं और लगा लो, जहां पर भी उनका कोई किरदार आ रहा है उस किरदार के अंदर उनकी भाषा का मुख्य रोल है, क्योंकि 8वें घर में बृहस्पति बैठा हो। अच्छा, मैं अकस्मात धन की बात कर रहा था। अकस्मात धन का योग बृहस्पति 8वें घर में देता है, लेकिन 2 लगनों के अंदर। जब वो मेष लगन में हो या कर्क लगन में हो। मेष लगन में होगा, लगन में मेष होगा, मेष राशि होगी, तो नवम भाव में ऑटोमेटिकली धनु राशि आ जाएगी, जो बृहस्पति की अपनी राशि है। अगर वो उससे एक घर पीछे 8वें में आ जाए, नवम का स्वामी होकर अष्टम में चला जाए, ऐसे व्यक्ति को अकस्मात धन जिंदगी में प्राप्त होगा। आयु की कोई स्थिति मैं नहीं कह सकता, किसी भी आयु में हो। दूसरा, बस 2 ही लगन में है ये। दूसरा कर्क लगन, जिसमें नवम भाव के अंदर बृहस्पति महाराज मीन राशि के होते हैं, और अगर वो कुंभ में आ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को अकस्मात धन योग होगा ही होगा, मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलता है ये तो आप खुद समझ सकते हैं। किसी को कोई विल प्राप्त हो रही है, किसी की वसीयत मिल रही है, कोई चीज़ फंसी हुई है, कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, अकस्मात उसका निवारण हुआ, अकस्मात धन आया, जिस धन को वो भूल चुका था कि शायद मुझे ज़िंदगी में मिले या ना मिले। एक मैं आपको और बात बताता हूँ। अष्टम घर में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि अष्टम में तो है ही है। इसके बारे में जैमिनी जी के ग्रंथ से किसी लेखक ने एक बात ली थी, जिसकी बाद में पुष्टि भी हुई कि अगर बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का है तो ये कुंभ राशि में भी वही फल देगा जो ये उच्च का कर्क राशि में देता है। और ऐसा हमने पाया कि जिनका अष्टम के अंदर कुंभ का बृहस्पति बैठा हुआ है
उनके अंदर मेधा और प्रज्ञा बुद्धि देखी, ज्ञान देखा, बोलने की कमाल की ताकत देखी, क्योंकि दूसरे घर पर दृष्टि जा रही है और वो सिंह राशि है दूसरे घर में, उधर से वृष राशि है। दोनों ऐसे ग्रहों की राशि है, एक प्रतापी है और एक बहुत ज़्यादा उसमें रहता है लग्जरियस लाइफ के अंदर। दूसरा सुनिएगा, अष्टम घर बड़ा महत्वपूर्ण है। अष्टम घर में जब बृहस्पति बैठता है तो ये आदमी को बात करने की कमाल ताकत देता है। ऐसा आदमी ऐसी बात करेगा जो अध्यात्म से जुड़ी हो, दुनियावी बातों से जुड़ी हुई हो, लेकिन सार्थक बात करेगा। उसकी बात को काटना संभव नहीं होगा। द्वादश पर दृष्टि होने के कारण 12वें घर पर दृष्टि बृहस्पति की जा रही है। ऐसा व्यक्ति दानी होगा ही होगा। ऐसे व्यक्ति के विदेश जाने के योग भी बन जाते हैं और ऐसा व्यक्ति उन चीज़ों से बहुत बचता है जिन पर आम आदमी बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। वो आसक्ति का मारा व्यक्ति नहीं होता, वो त्याग का जीवन जीने की क्षमता रखता है, क्योंकि अष्टम भाव से, अष्टम भाव ही त्याग का भाव है, पिछले जन्म के कर्मों का भाव है। ऐसा व्यक्ति पिछले जन्मों के कर्मों से भी कुछ त्यागी प्रकार का होगा। अगर दूसरे को कुछ चाहिए तो देने में देर नहीं करेगा। जो उसमें सामर्थ्य है वो दे देगा। दूसरे घर पर दृष्टि है बृहस्पति की अष्टम से। दूसरा घर वाणी का है, दूसरा घर पैतृक संपत्ति का है, दूसरा घर खाने पीने का है। मैंने महसूस किया, मैंने देखा, हमारे बहुत से सीनियर्स ने भी ये बात कही जो हमसे बहुत वरिष्ठ थे, कि दूसरे घर में अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, ऐसा आदमी कोशिश करता है कि मैं घर का बना हुआ सादा भोजन ही खाऊं, सादा जीवन जिएगा, धन की दृष्टि से भी सादा रहेगा, लेकिन उसके बाद धन की कमी नहीं होगी और बात करने में निपुण होगा। पैतृक संपत्ति उसको मिलेगी, चाहे किसी रूप में मिले। तीसरी दृष्टि गजब की जगह पर, चौथा स्थान, सुख स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है अष्टम से। यानी कि पिछले जन्मों के माध्यम से वो ऐसे कर्म करके आएगा जो उसको इस जन्म के अंदर उसके पिछले कर्मों का फल दिया करेंगे। ये बृहस्पति की विशेषता है अष्टम के अंदर। कहते हैं कि ऐसे लोग भीड़ों में, दे आर द लीडर ऑफ द मॉसेस, मॉस के लीडर हैं। बहुत लोग इकट्ठा हों, वहाँ पर बात करने की क्षमता, स्पीचेस करना, व्यासपीठ पर बैठना, वहाँ से बातें करना, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं हो। अष्टम के बृहस्पति की बहुत बातें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें मैं वो आपसे बता रहा हूँ कि अष्टम के बृहस्पति को हम बहुत अच्छा समझ के चलते हैं कि इसकी दृष्टियाँ बहुत अच्छी जा रही हैं और ये बैठा भी ऐसे घर में है। देखिए, ये विपरीत राजयोग भी खड़ा कर देता है। अगर छठे भाव के अंदर जो ग्रह है, जो राशि है, अगर उसका स्वामी अष्टम में आ जाए, छठे घर के स्वामी, छठे घर का जो मालिक है, सपोज करो छठे घर में राशि धनु पड़ रही है और उसका मालिक बृहस्पति अष्टम में आ जाए, तो ऑटोमेटिकली विपरीत राजयोग बनेगा ही बनेगा। ये भी लाभकारी। द्वादश का अष्टम में आ जाए, अष्टम का द्वादश में चला जाए, इस तरह भी विपरीत राजयोग बनता है। और मैंने अपने जीवन में महसूस किया, जिन जिन लोगों को से मुलाकात हुई जिनका अष्टम में बृहस्पति था, वैसे तो बहुत कम देखने में आता है, जिनका भी था उनको मैंने कम नहीं पाया, ज़्यादा पाया कि दे आर मोर इंटेलिजेंट, मोर वाइज। अब देखिए, मैं अक्सर कहता रहता हूँ आपसे कि धन के दो भाव हैं, 11वां और दूसरा। 11वां घर हमारे कमाने का, दूसरा घर अचानक धन मिल जाने का, जिसमें हमारी पैतृक संपत्ति भी हो सकती है। अगर इन दोनों का मालिक एक ही ग्रह हो जाए, एक ग्रह वैसे इसका बुध ही बनता है, और वो भी कहीं इन्हीं में प्लेसमेंट उसकी हो जाए, बैठा है हो, ऐसे व्यक्ति को भी धन की कोई कमी नहीं रहती। ऐसी मैं कई मिसालें दे सकता हूँ।
लेकिन जितनी याद आती हैं यूट्यूब के माध्यम से मैं उतनी बात ही करता हूँ आपसे। जो चीज़ याद नहीं आती मैं वो नहीं करता, फिर मैं उसको कंफर्म करता हूँ कि आप तक बात मेरी ठीक पहुँचे। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, धन का स्वामी वास्तव में बृहस्पति है। धन का स्वामी वास्तव में शुक्र है। शुक्र लग्जरी का मालिक है। आप जिन लोगों को देखते हैं ना, घर में कई कई कारें खड़ी हैं, बहुत सामान लगा हुआ है, वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं कि मुझे ये सुख भी चाहिए, मुझे ये सुख भी चाहिए। उनके पास विभिन्न प्रकार के वस्त्र, शूज़, हाउसेस। समझ लो कि इसका जो शुक्र है वो कुंडली के अंदर, उच्च की मैं बात नहीं करता, स्थिति अच्छी में लिए बैठा है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक और तजुर्बा आया कि कुछ ग्रह अपने शत्रु ग्रहों के घर में जाकर उच्च के हो रहे होते हैं। जैसे शुक्र महाराज बृहस्पति के घर में उच्च के होते हैं और बृहस्पति उनके मित्र नहीं है। मंगल शनि के घर में उच्च के होते हैं, कोई मित्रता नहीं है। ऐसे कई हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धन प्राप्ति के योग, देखो वैसे तो धन मेहनत से ही आता है। मैं तो प्रैक्टिकल भी हो जाता हूँ कई बार बात करते करते। मेहनत का कमाया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता और आता है। लेकिन कुंडली में कई बार ऐसे योग बन रहे होते हैं जो हमें दर्शा रहे होते हैं कि इसमें कुबेर योग लगा पड़ा। पिछले दिनों मुझे एक बहुत बड़े उद्योगपति की कुंडली देखने का मौका मिला, जिनका जन्म 1936 या 37 का। अब वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए हैं, लेकिन वास्तव में वो धन कुबेर है और एक बहुत वफादार व्यक्ति रहा वो उद्योग के प्रति। नाम किसी का मैं लिया नहीं करता, अब भी नहीं लूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अष्टम भाव को एक महत्व देना। छठा भाव, मैं आपको अक्सर कहा करता हूँ कि 3 घरों को हमने नहीं, छठा भाव है रोग का है, ये रोग का तो है, लेकिन ये और कई प्रकार की चीज़ों का भी है। ये दूसरे घर से पंचम हो जाता है। ये संतान के प्रति भी कई बातें करेगा कि संतान कैसी होगी, ज्ञानवान होगी, अल्पज्ञ होगी, क्या होगी, कैसी होगी, ये बातें भी वो बताता है। और छठे घर की दृष्टि द्वादश पर जा रही होती है। यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि अगर यहाँ राहु बैठा है तो 12वें घर के अंदर केतु होगा, विदेश जाने के योग प्रशस्त कर देगा। मैं कहा करता हूँ कि 12वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा विदेश के योग प्रशस्त करता है, 12वें घर में बैठा हुआ केतु योग के विदेश के योग प्रशस्त करता है। ये काम कई बार शुक्र भी कर देता है। प्यारे बंधुओं, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको नित्य नहीं मिल सकता। मेरी कुछ व्यवस्था है, ना समझिए आप। बस कई बार जैसे होता है आदमी आलस्य में, मैं आलस्य में तो नहीं आता, लेकिन रह जाता है कई बार। आपका ये वीडियो 14 मिनट के करीब हो गया। आज मैंने आपको अष्टम भाव का महत्व बताया कि इसको यूजलेस मत समझना, बड़ी ताकत है। आप देखिए, शनि 8वें घर में बैठ जाए, वो व्यक्ति बड़ी लंबी उम्र को प्राप्त करता है, लेकिन उसको ज़िंदगी में मेहनत बड़ी करनी पड़ती है। धन कमाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मोस्टली मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग बोलते बहुत कम हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, और भावनाओं को व्यक्त ना कर पाना भी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। जिन व्यक्ति की कुंडली के अंदर, मैं अक्सर कहा करता हूँ ना, मुझे बुद्ध बहुत प्यारा लगता है। बुद्ध के अंदर बात करने की बड़ी भारी ताकत है। किसी का बुद्ध बृहस्पति के घर में, दूसरा घर हो बृहस्पति का, कुंभ लगन हो, बृहस्पति के घर में बुद्ध बैठ जाए, ज्ञान चर्चा ही करेगा। और पता नहीं ज्ञान चर्चाएं वो लेकर कहां से आते हैं। दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ। मेरे प्यारे बंधुओं, अब सूर्य के बारे में बताता हूं। चतुर्थ भाव को बड़ा महत्व देना, पंचम को बड़ा महत्व देना, नवम को तो देते ही हैं। दशम भाव में सूर्य बैठा हो और व्यक्ति बड़ा अधिकारी ना हो, दशम भाव में सूर्य बैठा हो, व्यक्ति राजनीति में ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि दे हैव गॉट द टेंडेंसी, उनकी टेंडेंसी बन जाती है मन के अंदर कि मुझे राइज करना है। कहा है ना विद्वानों ने,
द मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थाट्स। इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। जिसका सूर्य या मंगल दशम भाव में चले जाएं, वो बड़ा बनने की कोशिश करेगा कि समाज में मेरा स्थान हो, और अगर वहाँ उन ग्रहों की स्थिति ठीक है उसको वो स्थान मिल भी जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर। हालांकि मैं आपको देख नहीं पाता, लेकिन आपकी भावनाओं को समझता हूँ कि जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको प्रिय लग रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन बातों से परिचित कराऊँ जो ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। कई बार मेरा मन होता है कि मैं महाभारत के ग्रंथ के किसी विषय पर चर्चा कर डालूँ, पर वो लंबी लगती है। कई बार दिल करता है कि किसी भागवत पर कथा कर डालूँ, क्योंकि कथावाचक तो मैं हूँ ही हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 16-17 मिनट होने को आ गए। आज का वीडियो इतना मैं समझता हूँ काफ़ी है। आप सुना कीजिए, अंत तक सुना कीजिए, क्योंकि अंत में कई बार हमसे बहुत अच्छी बातें निकलती हैं। तो मैं प्रभु करे आप सुखी रहें, आपकी संतानें आज्ञा में हों। वर्षा ऋतु हमारे यहाँ तो क्लाउड्स आर हैंगिंग इन द स्काई। क्लाउड, बादल खड़े हैं आकाश के अंदर। आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाहर वर्षा हो रही है। ईश्वर अपना करामात दिखा रहे हैं। ईश्वर अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि मैं गर्मी भी ला सकता हूँ, सर्दी भी ला सकता हूँ, बरसात भी ला सकता हूँ, मौसम में परिवर्तन करता हूँ। क्या बात है। मैं वही कहा करता हूँ ना, चित्रम देवानाम मुद्गादनीकम। अरे वो अजब कारीगरी वाले परमेश्वर। तो सबको स्वस्थ रखना। मेरी उम्र में आकर आदमी को स्वस्थ की बड़ी चिंता रहती है। जो मेरी उम्र के लोग मुझे देख रहे हैं वो ज़रूर मेरी बात को समझेंगे। सेहत है तो सब कुछ है। अगर सेहत ना हो तो आपको धन भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको सैर करना भी अच्छा नहीं लगेगा, घूमना फिरना भी अच्छा नहीं। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। परमात्मा आपको सबको निरोग रखे। जवानों को मेरे गुरुदेव कहा करते थे, वो बात भी बता देता हूँ कि कोई बच्चा मिले तो उससे उसकी शिक्षा के बारे में पूछना, कोई युवा मिले तो उससे उसकी आमदनी के बारे में पूछना, कोई वृद्ध मिले आपकी उम्र का मिले तो उससे उसकी सेहत के बारे में पूछना। ये फॉर्मेलिटी नहीं, ये आपके प्रेम का एक निरूपक होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपके कल्याण की कामना करता हूँ। आप सुखी रहें, यही मेरी कामना है। मेरा कोई सब्सक्राइबर है सुखी रहे, नहीं है वो भी सुखी रहे। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।